औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी वज़रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो वफाकी वज़रा ने अदम एतमाद का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हुकूमती वज़रा की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के इशारों पर काम कर रहा है। EVM एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है हुकूमत के लिए, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए। वो इसकी अफादियत के बारे में बार बार बता चुके हैं नाज़रीन, लेकिन अपोजिशन तैयार नहीं है किसी भी सूरत, बल्कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम को इतनी जल्दी लॉन्च करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ये सब कैसे होगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दरख्वास्त भी चली गई है जी, उनकी नाअहली के लिए। इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। पंजाब, नाज़रीन, आप सबको बखूबी इल्म है कि पंजाब एक बड़ा अहम सूबा है। बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को एक दफ़ा फिर तब्दील किया गया। बार बार तब्दीली की असल वजह क्या है? और इसके अलावा पंजाब के जो सीनियर वज़ीर है अलीम खान, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पहुँचा दिया है। पंजाब के अंदर एक और भी आजकल एक इबाहम पाया जा रहा है कि चौधरी निसार साहब को अहम टास्क, अहम वजारत दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस सिलसिला में दो पंजाब के जो अहम लीडरान हैं उनकी ज़मादारी लगाई। चीफ चौधरी निसार साहब से उनकी मुलाकात हुई और इसका नतीजा कहाँ पर जाकर रुकेगा, क्या चौधरी निसार साहब शामिल होंगे या नहीं, इस सब पर बात करने के लिए आज जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपसे। उस्मान ताहिर साहब मौजूद है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, और इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। वेलकम टू प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। उस्मान साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि पंजाब में पंजाब की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद EVM की तरफ आते हैं कि पंजाब एक बड़ा अहम सूबा, बड़ा अहम रोल है उसका हुकूमत बनाने में। बार बार इंतज़ामी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इस दफ़ा फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को हटा दिया गया। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार इसी तरीके को अपनाया जा रहा है। बल्कि अब तो अगर ये कहा जाए कि ये रवायत बन चुकी है तो ये गलत नहीं है। तो इस सिलसिले में मुझे ये बताएं कि क्या अब जो नए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं, क्या हालात बेहतर होंगे? जी डॉक्टर साहब, बाज़ाहिर तो सूरत हाल ये है कि वसीम अकरम प्लस जो है उस्मान बुज़दार साहब, ये बार बार जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं इंतजामी अमूर में, तो बाज़ाहिर लग यही रहा है कि ब्यूरोक्रेसी से उनके ताल्लुकात उस तरह अच्छे नहीं हैं जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद मामला कंट्रोल कर पाएंगे। और बार बार इसी वजूहत की बिना के ऊपर जब इंतजामी मामला में कुछ गड़बड़ होती है तो वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के हिसाब से मुशावरत के बाद ये तब्दीलियाँ शुरू कर देते हैं। तो हालिया जो तब्दीली है वो ही इसी जानिब एक इशारा है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ आंखें दिखा रही है, और ब्यूरोक्रेसी से स्टार्ट से शुरू से जो CM पंजाब है और उनकी जो टीम है उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आती रही हैं और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी बाज़ाहिर लग रही है। और आने वाले जो चीफ सेक्रेटरी हैं और IG पंजाब है, मुझे सूरत हाल कोई ऐसी लग नहीं रही है कि शायद CM पंजाब की इनसे भी बन पाए, क्योंकि कुछ ऐसे बाज़ मामलात हैं जो हम तक पहुंचे थे। इंतहाई अहम ज़राए से हमें ये बताया गया था कि जो CM पंजाब हैं कुछ वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे और उस तरह उनकी ग्रिप भी नहीं है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वसीम अकरम प्लस इनको इमरान खान कहते तो हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के हवाले से ही हैं। और सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई अभी जिस तरह इनकी अपनी जो अंदर की अंदरूनी कहानी है वो ये है, जिस तरह अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा इमरान खान को भिजवाया है, वो भी यही कहा जा रहा है कि इनके कोई CM पंजाब से कोई मामलात बाद ऐसे कोई मामलात थे जिनके ऊपर आपस में इनकी बन नहीं रही थी। तो इस हवाले से उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। इमरान खान बज़ाहिर उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे और CM पंजाब को डायरेक्ट, हालांकि उन्होंने इस्तीफ़ा भेजना चाहिए था लेकिन वो इन्होंने इमरान खान को भेजा है। तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत, दूसरा सबसे अहम जो सूरत हाल है, हुकूमत महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, महंगाई का एक तूफान है। और ये तमाम सूरत हाल वफाकी गवर्नमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ब्यूरोक्रेसी से शुरू से इनके ताल्लुकात नहीं रहे हैं और आने वाले हालात भी ऐसे ही लग रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से इनकी अनबन इसी तरह जाती रहेगी। और इस तरह से राय साहब, माजरत के साथ आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं यहाँ पे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये बताएं कि बार बार तब्दीली ब्यूरोक्रेसी के अंदर की जा रही है। जो आपके उस्मान बुज़दार साहब हैं, वसीम अकरम प्लस हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि मुझे मुकम्मल एतमाद है मेरी पंजाब के अंदर सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने इंतज़ामिया के अंदर इतनी तब्दीलियाँ करनी है तो आप बार बार इंतज़ामिया को तब्दील करने के बजाय, इंतज़ामी अमूर के सरबराहान को तब्दील करने के बजाय चीफ सेक्रेटरी को या IG को तब्दील करने से तो कुछ नहीं होगा।
एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल तो आपके सीएम के हाथ में है, तो अगर आप सीएम को रिप्लेस करते हैं तो वो भी एक ट्राई की जा सकती है इमरान खान साहब की जानिब से कि शायद कोई महंगाई के अंदर कंट्रोल किया जा सके या महंगाई कम की जा सके। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी थी। सीएम पंजाब की तब्दीली के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी और आपने देखा भी होगा कि पिछले 4-5 माह पहले कुछ ऐसी खबरें भी हतमी तौर पे आ गई थी कि सीएम पंजाब चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं रात रात। तो लेकिन वो आगे उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। सीएम पंजाब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है और उनका घर के अफराद ही इसमें शामिल है इमरान खान साहब के, तो इसलिए सीएम पंजाब की सीट पक्की है, वो अपने टाइम पूरा करेंगे। हमें लग नहीं रहा है कि उनको हटाया जाएगा, क्योंकि वो हटेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएंगे। शायद आपको बखूबी इस चीज का इल्म होगा कि किस हवाले से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरीज को इन लोगों को तब्दील करते हैं, तो इस तरह मामलात बनने के बजाय मजीद बिगड़ते जाएंगे। जैसे कोई नया आईजी आता है, वो मामला समझता है, वो उनके ऊपर ग्रिप करना शुरू कर देता है, वो कुछ चेंजिंग करता है, ऐसे लोगों तक वो पहुंचने की कोशिश करता है जो करप्ट हैं या जिनके बारे में कोई ख्यालात अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको फौरी तौर के ऊपर चेंज कर दिया जाता है। उनको मतलब कंट्रोल करने की जब ये सूरत हाल आती है कि चीफ सेक्रेटरी या आईजी पंजाब ऐसे लोगों को कंट्रोल करें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, तो अगले लम्हे उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह जो मामलात हैं वो कभी भी कंट्रोल सीएम पंजाब नहीं कर सकेंगे, उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जाएंगी। और जब तक वो किसी बंदे को या किसी भी जो किसी इदारे का सरबरा है उसको मुकम्मल तौर पर आजादाना काम करने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। और फिर जो उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस शामिल हो जाता है बाज मामलात के ऊपर, तो ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर भी रिजेक्ट करती है, तो फिर इनको ये एक्शन करना पड़ता है कि इनको तब्दील करके अपनी मर्जी का कोई दूसरा बंदा ले आते हैं। लेकिन ये दूसरा बंदा आता है, वही जिस तरह मैंने कहा कि वो जब मामला तक पहुंचने की कोशिश करता है, जब उस तक तमाम सूरत हाल पहुंचती है, तो फिर उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल लग नहीं रही है कि इनको ये कंट्रोल कर सकें। महंगाई का तो एक तूफान मजीद आएगा, अभी इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ये वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन वफाकी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुकी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बिजली की कीमतें कहाँ जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ जा रही हैं, और इसके साथ साथ डॉलर की कितनी ऊंची उड़ान है। तो ये सारे ऐसे वो एलिमेंट हैं कि जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, महंगाई को आप किसी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी IMF की मजीद शराइत आ रही हैं, अब वो उनकी शराइत से अगर उसी तरह मानी गई तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इस तरह डॉलर की कीमत है वो भी मजीद बढ़ेगी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में महंगाई को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है कि आप महंगाई को इस तरह कंट्रोल कर सके। जब तक आप इन मामलात के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, जब तक डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको रोकेंगे नहीं, और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली की कीमतें हैं, जो दीगर मामलात हैं, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे। हवा में दावे करने से कुछ नहीं होता है, अमली तौर के ऊपर जब आप करके नहीं दिखाएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करना और बाकी ब्यूरोक्रेसी को और दीगर मामलात चलाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बातें करना आसान है, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही जी, बातें करना आसान है, बल्कि कंट्रोल नजर कहीं नहीं आ रहा है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो समझते हैं कि आपको हालात को थोड़े बेहतर होंगे? जो गरीब आवाम है, जो महंगाई से पिस रही है, उसका कोई अजाला किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो तब्दीलियाँ करते हैं ये वही टीम है जो शहबाज शरीफ के दौर की टीम है, उन्हीं को उठा उठा के वापस ला रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त लाहौर के अंदर वो डोगर साहब जो हैं, जो CPO हैं, वो वही हैं जो उसके ज़माने में थे, शहबाज शरीफ के ज़माने में थे। तो देखिए, इनके पास एक अवेलेबल है एक सहूलत के ये PSPs और PAS के जो अफसर हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो DMG पहले कहते थे जिसको, बिल्कुल वो ये दूसरे सूबे से ला सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, मिसाल के तौर पे वो KPK से अफसरों को यहाँ पे ला सकते हैं, इधर के अफसर वहाँ भेज दें या सिंध इनको भेज दें, और अपने को बंदे ऐसे जो कि अब ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये सारी वही है जो शहबाज शरीफ के दौर के अंदर ये यहीं पे लाहौर में, अब अगर लाहौर को देख लें तो वही अफसर घूम घूम के आ रहे हैं। आप देखें ना, वही वहाँ पे लग रहे हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं चले डोगर साहब का नाम ले ही गया हूँ, तो ये डोगर साहब हैं, ये उस ज़माने में भी थे लाहौर में, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो 3 साल गुजरने के बावजूद वो ना तो अपना को कद बढ़ा सके, क्योंकि एक होता है ना बंदा, परफॉर्मेंस होती है, एक पर्सनैलिटी होती है जो ग्रूम होती है, और उसका एक इन्फ्लुएंस होता है कि एक टाइम के साथ जब टीम काम कर रही होती है तो उसके ऊपर फिर असर्ट करती है। वो असर्ट नहीं कर पा रहे, वो तो 4 जुमले नहीं बोल सकते बगैर मतलब किसी की हेल्प के। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अब वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल हो गया। अब रहा सवाल के पंजाब जो है जी वो अखाड़ा बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त सऊदर्न पंजाब का दौरा कर रहे हैं,
बिल्कुल यही और बात वहां है। पे उन्होंने रही मुख्तलिफ जगहों पे खिताब भी किया है, लोगों से मिल भी रहे हैं। वहां पे वो अपना पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चरिंग उसकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है बढ़े। और उसमें बिल्कुल वो कितने कामयाब होते हैं ये तो डिपेंड करता है। उसकी वजह ये कि ये जो परफॉर्मेंस है पीटीआई गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि पंजाब जो है जनरली पीएमएलएन का ही अभी समझा जाता है और इसलिए उसका जो आप कह लें कि इन्फ्लुएंस उसको तोड़ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतना ईजी नहीं थोड़ा होगा मुश्किल भारत। होगा, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, पर इसके साथ साथ जो आपने बात की ना चोई निसार अली की, चोई निसार अली जो है जी वो सीनियर मिनिस्टर तो आने से रहा, ठीक है, वो अगर आएगा तो चीफ मिनिस्टर आएगा और चीफ मिनिस्टर ये उनको बनाएंगे नहीं इस स्टेज पे। तो उस जो चोई निसार अली का जो है ना आप कह लें कि इसके अंदर किसी को ओहदे के ऊपर आना या जो कुछ आना, वो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद की बात, 2023 के बाद की देख रहा हूँ। लेकिन वो ज्वाइन कर लेंगे। 2023 में माजरत के साथ इम्तियाज साहब, अगर यही हालात चलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान होगा 2023 के इलेक्शन में। क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन में ये आए थे, इन्होंने जो दावे वादे और नारे लगाए थे, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए उन वादे दावों और नारों पर कोई उतना ख़ास तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया, ना ही आवाम को उस हद तक सेटिस्फाई किया गया है उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर करते थे, या जब ये अपोजिशन में थे तब जिन चीज़ों के ऊपर ये बात करते थे। अगर अमली तौर पर देखा जाए तो आवाम को उन चीज़ों के से बड़ा दूर कर दिया गया। तो 2023 के इलेक्शन में एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उस्मान साहब, ओवर टू यू, आपकी तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी कारकर्दगी के साथ अगर 2 साल मजीद चलती है जो इसके रहते हैं, तो ये क्या 23 के इलेक्शन में क्या मंजन बेचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? 2023 का मंजन बेचने के लिए उन्होंने ईवीएम तैयार तो कर ली, आपको बताया तो है। ईवीएम का ये दूसरा अल्फाज में इसको आप धांधली कह सकते हैं। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये इन्होंने तैयार की है, जिसको ये लाना चाह रहे हैं, और इनका यही इसीलिए वो बार बार वो इसके ऊपर जो जोर दे रहे हैं कि ईवीएम के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, और ताकि वो सारा कंट्रोल इनके हाथ में। और जब ये देखेंगे कि किसी जगह पे हमारा कोई कैंडिडेट जो है वो कमजोर है, ईवीएम के जरिए वो रातों रात फैसला तब्दील हो जाएगा, रातों रात रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो ये ईवीएम जो है वो फिलहाल इसको इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह कहा है कि ईवीएम फिलहाल हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं, आप ट्रायल बेसिस पे इसको जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनमें आप इसको लॉन्च करें, आप इसके रिजल्ट देखें। ये ऐसी उस तरह का अभी इन्होंने कहा भी है कि इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो कम से कम एक उन्होंने कोई एस्टिमेट बताया था कि अरबों रुपए का इसके ऊपर खर्च आ रहा है। वो भी गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान होगा, और गवर्नमेंट पहले ही हो रही है कि उनके पास फंडिंग की इंतहाई कमी है। तो फिर ये ईवीएम के जरिए जिस तरह कहा जा रहा है, हमें कुछ हम तक भी खबरें पहुंची हैं कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह कंट्रोल किया जाएगा कि दिन को आप जो भी बंदा जो वोट डालेगा अपने उम्मीदवार को, शाम को जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर उसमें तरीकाकार आप तब्दील करके अपने उम्मीदवार के हक में वो वोट जो है ना वो आप तब्दील कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, माजर के साथ आपको यहाँ पे 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा, आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, आगे ले जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से जो ईवीएम वोटिंग मशीन थी, हम भी ये समझते थे कि हुकूमत का एक मुस्बत कदम है, धांधली के इल्ज़ामात ख़त्म होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके का रवैया हुकूमत की तरफ से आया है, आज़म सवाती साहब ने जिस तरीके का बयान दिया है कि इस इदारे को जला दें या इस तरह के बयान, ये बयान तो कंटेनर के ऊपर जब हुकूमत अपोजिशन में थी, हुकूमत में आने से पहले तो तब तो अच्छे लगते थे, लेकिन जब आप एक हुकूमत में हैं, आप सुपरवाइज़र का बड़े का किरदार अदा कर रहे हैं, आपका मीडिया के ऊपर आकर ये बयान देना कि इस इदारे को जला दें, ये कैसा मजाक किया है हुकूमती वुज़रा ने? क्या आवाम क्या सोच रही है इस बारे में? आवाम के जहनों में क्या तासुरात दिए हैं इन्होंने? एक ऐसा इदारा है राय साहब, एक ऐसा इदारा है, आप उसकी इज्जत और एहतराम करें। आपका इलेक्शन कमीशन है, बजाय इसके आप उसकी तोक़ीर बढ़ाएं, आप उसकी और बेइज्जती कर रहे हैं। उसके इदारे के सरबराह को आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन मिला हुआ है, ऐसे कैसे? मतलब उनकी कंसेंसन से ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी तैनाती हुई थी सुल्तान सिकंदर राजा साहब की, तो इस तरह तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी इदारे को कहें कि इसको जलाना चाहिए। इसको जलाना इसलिए चाहिए कि ये आपकी बात नहीं मान रहा है, ये आजादाना तौर के ऊपर फैसले कर रहा है। अगर आपके बारे में वो कहे जी सब अच्छा, पीटीआई सारा अच्छा कर रही है, तो फिर आप कहेंगे इन्होंने इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा है। तो ये वही वाली सूरत हाल है कि जिस तरह ईवीएम के मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इन्होंने तजर्बा करके हमें बताया था, वो इंतहाई एक मुश्किल तरीकाकार है। आप मशीन के जरिए इसका तरीकाकार, शायद आपने इसका डेमो भी देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये होगा कि जैसे ही कोई जो वोटर है वो जाएगा अपना वोट डालने के लिए,
तो एक स्क्रीन के ऊपर आप तमाम उम्मीदवारों के निशान होंगे और साथ उस जो उम्मीदवार होगा उसका नाम होगा, उसका इंतखाबी निशान होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक चिट उस मशीन से बाहर निकलेगी, वही चिट आपने फोल्ड करके जाके बैलेट बॉक्स में डालनी है। तो ये तो इंतहाई मुश्किल काम है, बजाय इसके कि जिस तरह पहले वाला जो मैनुअल तरीका है, आप जाते हैं जाके चिट लेके मोहर लगा के बॉक्स में डालते हैं, इसमें और उसमें कोई खास फर्क लग नहीं रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जाके क्लिक करना है अपने उम्मीदवार के सामने, उसके जो इंतखाबी निशान होगा उसके ऊपर वो निशान लग जाएगा, फिर वो चिट निकलेगी, वही चिट लेके आपने बैलेट बॉक्स में डालनी है। तो मुझे बताएं इसमें क्या मतलब क्या चेंजिंग आई है, क्या तब्दीली इन्होंने की है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह का बनाया जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, किसी ना किसी तरीके से इनकी ये भरपूर ख्वाहिश है। अगर कल इलेक्शन हो तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को कोई बंदा वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह महंगाई का तूफान है, हर बंदा रो रहा है, लोगों से रोजगार छीन चुके हैं, और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, तमाम जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हर महंगाई का जो तूफान है उससे हर आम बंदा परेशान है, गरीबों का जीना हराम हो चुका है। तो ऐसे हालात में कौन इनको वोट देगा? तो इसलिए इन्होंने ये तरीकाकार इसलिए ये बना रहे हैं, प्री प्लान जो है रिगिंग, वो पहले से तैयारियां की जा रही हैं कि ईवीएम के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए किस तरह इलेक्शन को कंट्रोल किया जाए। उस्मान साहब, यहाँ पे मालिक साहब आपको इंटरप्ट करूंगा। नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इम्तियाज साहब से जानेंगे कि जो ईवीएम का एक हुकूमत ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, ये आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि हुकूमत जो है एक बड़े का किरदार अदा करती है। अमूमन घरों में भी कहा जाता है कि जब बड़ा जैसा रवैया इख्तियार करता है, बच्चे भी उसी को देखकर वैसा रवैया इख्तियार करते हैं। हुकूमत और अगर आवाम को बच्चे का दर्जा खैर दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हुकूमत बड़े का रोल अदा कर ये कह रही है कि इदारे को जला दें, इस इदारे को ख़त्म कर दें। जैसा कि मेरे भाई उस्मान साहब ने बताया, हमारे साथ मौजूद हैं जी, उस्मान साहब ने बताया कि आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी आपका उम्मीदवार है, जैसे लेट सपोज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या हुकूमती उम्मीदवार को वोट देना है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। नॉर्मल अगर आप देखें तो आप एक स्टैंप लेते हैं, आप वो लेकर बॉक्स के अंदर जाते हैं। प्रॉपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जगह ऐसी बनाई गई है, सेफ जगह, जहाँ पर जो वोटर है वो जाकर अपनी वोट कास्ट करता है। वहाँ पे वो इंतखाब जो उम्मीदवार है उसके नाम के आगे जाकर वो स्टैंप लगाता है, उसके बाद वो उसको फोल्ड करता है और आके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देता है। अगर आप ईवीएम की तरफ जा रहे हैं तो कोई लेटेस्ट वर्जन आपको लेके आना चाहिए था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए थी जो बड़ी लेटेस्ट हो। अगर वहाँ पे उम्मीदवार वोटिंग मशीन के ऊपर जाकर उसको क्लिक करके तो बैलेट बॉक्स के अंदर उसी पर्ची को डालना है, तो फिर तो बात एक ही हुई ना, वो स्टैंप बल्कि ज़्यादा सिक्योर होगी। वो तो एक पर्दे के अंदर जाकर उम्मीदवार का इंतखाब करके वो स्टैंप लगाता है और बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देता है। इसमें कोई ऐसी अगर रॉकेट साइंस कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ईजाद की गई है, तो वो तो नज़र नहीं आ रही। इम्तियाज़ साहब, राय साहब, आपने मुझे पहले काट दिया था, मेरा पहला सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले मैं उस पर थोड़ा बात करूंगा, फिर ईवीएम के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, पंजाब के अंदर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पे जो अददी अक्सरियत है बड़ी, आपने देखा कोलिशन के साथ मिल मिला के उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे पीटीआई ने, और वहाँ पे जो परवेज लाई फैक्टर जो है, बेशक उनका एक मिनिस्टर बन गया, सारा कुछ है, लेकिन जाहिर बात है कि वो उनकी एक हैसियत है और उनका कोई पता है कि कब वो क्या सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन फैक्टर है वहाँ पे, ठीक है जी, जहांगीर तरीन फैक्टर है, उनके साथ भी लोग कुछ लायल तो हैं ना वहाँ पे उनके साथ, बेशक वो फंक्शनल नहीं रहा उनका ग्रुप इतना, लेकिन जाहिर कुछ लोग हैं सही उनके साथ, उस फैक्टर को सामने रखना पड़ेगा। तो मैं तो एक जो ख्वाह भी सुनी होगी, शायद आपने भी सुनी होगी, कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की भी कोशिश की जा रही है, और उसमें कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के लोग जो है उसमें से निकल के तो उस पार्टी के अंदर आए, और उसके बाद एक नई हुकूमत जो है सामने आए। अब वो देखिए कि उसमें किस हद तक काम होते हैं, लेकिन ये बात चल रही है इस वक्त।
मुख्तलिफ लेवल पे। अब रहा सवाल ये कि पंजाब के अंदर बुज़दार जो है ये नहीं जा सकता, मैं उस्मान साहब से एग्री नहीं करता, मेरा ख्याल ये जा रहे हैं, अब ये जल्दी जा रहे हैं और इसके साथ साथ गवर्नर जो है वो भी तब्दील हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अल्टीमेटली जो है ये तब्दीली आने वाली जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, एक एनालिसिस है मेरा ना एक एज एनालिस्ट, तो वो सही भी हो सकता है, ज़ाहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट तो मैं हूँ नहीं, तो लेकिन ये मेरा एक एनालिसिस है। तो ये तो है जी पंजाब का, और पंजाब जो है वहीं से रन पड़ना है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे नो कन्फिडेंस मोशन लाया जाए और उसके लिए वो कायल करना चाह रहे हैं पीएमएलएन को, लेकिन चूंकि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में बड़ी दूरियां हैं, लेकिन इन दूरियों को आप सभी लीजिए कि जब इनका एक कॉमन आ जाता है ना उसके अंदर, क्योंकि मेन चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगले 2 साल के अंदर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं एहतसाब ब्यूरो के, उन्होंने बड़ी स्पीड से काम करना है और उसमें कोशिश ये होनी है कि ये जितने भी इनके पास रेफरेंस पेंडिंग है इसके अंदर फैसला आ जाए। और अगर उसके अंदर आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप और पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप, अगर वो सारे जो हैं उनको सजा हो जाती है उसमें से कुछ वो और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर सिनारियो चेंज हो जाएगा ना 2023 के इलेक्शन का। तो एक ये फैक्टर है जिसके ऊपर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जेयूएफ जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। ये तो आ गया पंजाब का। अब मैं आता हूँ ईवीएम के ऊपर। देखिए बात ये है कि जी ये धांधली, पहले भी तो धांधली होती है, जो पहले सिस्टम है हर इलेक्शन के ऊपर शोर मचता है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, जो भी जीतता है उसके खिलाफ जो हारने वाला वो शोर ही मचाता है। तो ईवीएम जो है इसमें कोई हर्ज नहीं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने भी देखा है और उसके अंदर एक बाकायदा बाहर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लगता है और उसके अंदर, वरना तो आपने देखा बैलेटिंग के अंदर भी अदरवाइज जो बैलेटिंग होती है कंप्यूटराइज, उसके अंदर भी इल्जाम लगते हैं कि यहाँ पे धांधली की गई और मशीन को यूज़ किया गया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। इसके अंदर फिर आप देखें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वोट का हक दिया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तानी, देखें ना, एक हमसे ज्यादा वफादार है वो पाकिस्तानी, वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तानी है, वहां से फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं। अब ये एक प्रोपेगेंडा अपोजिशन का है। अब इलेक्शन कमीशन को देख लें कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, उसको ओपन माइंड के साथ जो भी नया सिस्टम है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन के अंदर बेहतर हो सकती है उसको उनको देखना चाहिए। और उसमें पार्टी, हम पास में भी देखते रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है उनका जो रवैया है उनके मुख्तलिफ मेंबर्स का मुख्तलिफ मौके के ऊपर वो पार्शल रहा है और हमेशा वो नजर आता है कि शायद वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अच्छा, अब वो सारे जो हैं, आपको ये भी पता है कि जो ताल्लुकात है ये जदीद ब्यूरोक्रेसी जिनमें से ये लोग लिए गए हैं वो सारा वही दौर था, आपने देखा होगा कि जो पीएमएलएन का जो दौर है। तो अब ये है कि ईवीएम जो है ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि वो ना तो वो छूत है, ऐसी चीज है, पूरी दुनिया जो है अब जा रही है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर। और आपने देखा कि हमारे यहाँ पे ईवीएम की बात हो रही है तो एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात उठाए गए, ठीक है इम्तियाज़ साहब, एतराज़ात हुकूमत का काम है कि खुले दिल से उसको तस्लीम करे, उसके ऊपर डिबेट हो सकती थी। आप एक पूरी फ़ौज वज़रा की लेके आके मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक इदारे के ऊपर इतने इल्ज़ामात, इतने संगीन इल्ज़ामात आप लगा देते हैं उसके ऊपर कि उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरा इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत, चूँकि बल्दियाती इलेक्शन के बारे में हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं एक्ट में भी तब्दीली हो गई, प्राइम मिनिस्टर के सामने मसवदा भी चला गया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का, तो आप इसको लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एक दफ़ा इंप्लीमेंट करके तो देखें कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। हुकूमत इसको डायरेक्टली इंडोर्स क्यों करना चाह रही है कि वो 2023 के इंतखाबात में इसको लेके जाना चाह रही है? ये ईवीएम जो लेके आए हैं, बात ये है कि ये जो इसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल आपकी बड़ी सही राय है, प्रपोजल है कि इसको पहले इसके जो बल्दियाती, बल्कि उससे पहले जो आज इलेक्शन हुए हैं, आप कह लें कि लोकल जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते, वो छोटे पैमाने पे हुए थे और बड़ा इजीली इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन ये कि चूंकि उसके अंदर अभी चूंकि अमेंडमेंट नहीं हुई, कानून के तहत वो बना नहीं अभी तक, इसलिए उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जो है, मैं आपको बताऊं कि मैं होते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है अगर पहले हो जाते हैं तो ये जो पीटीआई की जो सिचुएशन है या पोजीशन है आवाम के अंदर, वो बड़ी वादे हो जानी है। कोर्ट के अंदर रिटर्न सर जवाब इन्होंने जमा करवाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। आपको शायद इल्म है कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने
जो बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को नवंबर तक बहाल किया था, हुकूमत ने उनको बहाल नहीं किया क्योंकि नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी करना था। तो वो जब हाई कोर्ट से उन्होंने दोबारा रुजू किया तो हाई कोर्ट ने पंजाब के तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे थे उसको बंद कर दिया, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जब तक हुकूमत पंजाब की जानिब से रिटन जवाब नहीं जमा करवाया जाता। तो उन्होंने रिटन जवाब के अंदर ये कहा है कि हम बल्दियाती इंतखाबात को मार्च के अंदर हर सूरत कंडक्ट करवा रहे हैं। चले अगर करवा दे तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोशिश होगी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन जाती है, जैसे कोरोना का मसला आ जाता है, कोरोना की चौथी वेव आई है, पहले फिर पांचवी भी आ सकती है, इस तरह कई मामला आ सकते हैं जिसके अंदर जाहिर बात है कि जो गवर्नमेंट है वो इनएबिलिटी शो कर सकती। लेकिन अगर मैं जो दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं सियासी एंगल से बात कर रहा हूँ कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है, जो जिसने आज़ाद कश्मीर में जीती है या वो जो बाई इलेक्शन सियालकोट का जीता है, उस जोन में शायद है कि अवाम के अंदर वो पॉपुलर है। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि महंगाई जो है उसने काफ़ी हद तक अवाम को आप कह लें चिकनाचूर कर दिया है। और ख़ास तौर पे आप देखें वो चीज़ें जहाँ पे आमतौर पर सब्सिडी दी जाती है, जैसे दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, अब मेडिसिन जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ आप देखिए ट्रांसपोर्ट जो है, पेट्रोल जो है और बिजली का जो रेट्स है, ये कल परसों फिर खबर लगी थी कि 1 रुपया 38 पैसे पर यूनिट फिर जो वो बढ़ा रहा है, जो आप क्या लेके नेपरा है उसका। बिल्कुल। तो ये जो रेगुलेटर बने हुए, मैं समझता हूँ जो ओगरा है उसका काम हमेशा ये होता है, वो रिकमेंड नहीं करता है कि कीमत बढ़ानी है जी, ठीक है, और कोई काम नजर नहीं आता कोई। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल यही बात है। इम्तियाज साहब आते तो आपको इंटरप्ट करूंगा, उस्मान साहब आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज साहब के सामने मैंने एक सवाल रखा था कि बल्दियाती इंतखाबात जनरल इलेक्शन से पहले अगर गवर्नमेंट करवाती, या चलें बल्दियाती को भी छोड़ दें, आज कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, हुकूमत ई वोटिंग सिस्टम का जो वो परफॉर्मा पेश कर रहे हैं, जो डेमो दे रहे हैं, वो डेमो आज देखा जा सकता था कि उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स निकलते हैं, क्या उसके अंदर धांधली वाले जो इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म होते हैं या नहीं होते। तो हुकूमत डायरेक्ट क्यों इंडोर्स कर रही है कि इसको 2023 के इंतखाबात के अंदर ही लेके जाया जाए बगैर किसी डेमो के? देखिए ना साहब, अभी तक तो ये इन्होंने उस हवाले से तैयारी नहीं की है। ये तो अभी 1-2-4 मशीनें इन्होंने लॉन्च की हैं जिसके जरिए इन्होंने वो डेमो शेमो दे के बताया कि इस तरह वोटिंग हो सकती है। वो कंटोनमेंट के इंतखाबात में फौरी तौर के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में तो मुश्किल था। ये हो सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात में अभी कुछ टाइम है, उसके लिए ये भरपूर तैयारी करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये करवा सकते हैं और लोगों को इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये चाहते हैं, ये पूरी दुनिया में ये वाली मशीन मुस्तरद हो चुकी है। सिवाय इंडिया में इस्तेमाल की जा रही है या 1-2 मुल्क और हैं जहाँ पे ये वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जदीद वोटिंग मशीन है, वहाँ आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आप क्लिक करें, आप पर्ची निकालें, जाके बैलेट बॉक्स में डालें। मतलब ये वाला तरीका है नहीं, वहाँ आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट आपके उम्मीदवार के ऊपर वो हो जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो जिस तरह आपने कहा कि कोई बहुत बड़ी कोई इन्होंने कोई रॉकेट साइंस इजाद कर ली है या किस तरह का किया है, ये वाला नहीं होना चाहिए था। अगर आप वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यहाँ चाहते हैं तो उसके लिए आप जदीद जो मशीनें हैं उनको लॉन्च करें, उनको लेके आएँ, उसके लिए इंतखाबात करवाएं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, फंड नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बल्दियाती इंतखाबात में अभी कुछ वक्त है, उसके लिए आप ये भरपूर तैयारी करें और जनरल इलेक्शन से पहले आप बल्दियाती इंतखाबात में इसका तजर्बा करें और लोगों को दिखाएं कि वाकई ये इससे कोई धांधली के जो है उस तरह की कोई सूरत नहीं हो सकती है। इसको बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से इससे वोटिंग का अमल होगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी मुतमईन करें, अपोजिशन को भी मुतमईन करें, जो इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं आप उनको मुतमईन करें और सामने लेके आए, फिर किसी को एतराज़ ही नहीं होगा। लेकिन फौरी तौर के ऊपर जिस तरह ये कहा जा रहा है और नहीं ये भी कह रहे हैं कि नहीं बल्दियाती इंतखाबात में भी हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे, हम इसको फौरी तौर के ऊपर 2023 के जनरल इलेक्शन में लॉन्च करेंगे। तो ये जो सोचने वाली ये बात सोचने वाली है कि गवर्नमेंट आखिर ये जोर क्यों दे रही है कि इसको सिर्फ और सिर्फ 2023 के इलेक्शन में लॉन्च करना जी, उससे पहले तो मुमकिन नहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप ये करके दिखाएं, उनको डेमो करके दिखाएं, उनको बताएं कि ये वाला सिस्टम जो है ये बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आज तक हमें जो खबरें मिली हैं, जो रिसर्च हमारी है, उसमें यही बताया गया है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पूरी दुनिया में मुस्तरद हो चुकी है और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था कि इसके जरिए वोटिंग का अमल जो है वो शफाफ तरीके से नहीं होता है। ये सिवाय इंडिया के या 1-2 और ममालिक है वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। किसी अच्छे मुल्क में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वहाँ पे, लेकिन इस तरह का सूरत हाल जो है वो नहीं है जी। ठीक है।
नाज़रीन यहाँ पे चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पैनल से ये जानेंगे कि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, महंगाई को कंट्रोल किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई कंट्रोल होगी। आए दिन चीज़ों की कीमतों में बार बार इजाफ़ा किया जा रहा है। इस गरीब आवाम को सिर्फ वो एक नारा दिया जाता था सियासी जमातों की तरफ से कि रोटी कपड़ा मकान, मकान तो नज़र नहीं आ रहा, रोटी कपड़ा भी मेरे ख्याल से जो अब हालात चल रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि वो तो बिल्कुल छीन लिया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की अभी तक की पॉलिसी क्या है, और आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह 3 साल का एक हुकूमत ने एक तकरीब मुनक्कद की और उसमें अपनी 3 साल कारकर्दगी को बताया, उसको अगर कंपेयर करें और आने वाले 2 साल को कंपेयर करें तो हालात किस तरफ जाएंगे, जानेंगे। जो पैनल से चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हालात को कदरे बेहतर नज़र नहीं आ रहे, तो 3 साल कारकर्दगी जो हुकूमत की थी उसको अगर कंपेयर करें आने वाले 2 सालों से, तो समझते हैं कि कोई बेहतरी आप देख रहे हैं या हालात वर्स्ट ही होंगे? नहीं, मुझे ऐसे ज़्यादा उम्मीद कम लग रही। उसकी वजह यह है कि जो मैं ये समझ रहा था, आपने देखा पहले प्रोग्राम में मैं काफ़ी उम्मीद रखता रहा हूँ कि इसमें शायद कोई इस तरह का हो जाएगा कि इमरान खान जो है खुद फोकस करेंगे स्पेशली महंगाई की तरफ। अब एक तरफ जब बात होती है, पता चलता है जी आज मीटिंग हुई है जिसमें गौर किया गया कि महंगाई को कंट्रोल करना है, उसी दिन शाम को पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसी दिन किसी और चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आपके सामने दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, चीनी है, आटा है, कोई भी चीज उठा के देख लें, वो अवाम की रीच से बहुत दूर जा चुकी है। तनख्वाहें ज्यादातर, आपको पता तनख्वाहदार तबका है, कोई प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहदार है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, उनकी तनख्वाहें महदूद हैं। इंडस्ट्री नई जो है उस स्पीड से नहीं लग रही जिसकी उम्मीद थी, और उसमें आपने देखा कि इस वक्त जो हमारे जो नए हालात बल्कि बन गए इंटरनेशनली। अब देखते क्या सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका जो है वो भी कोई इतना शायद खुश नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इनकार कर दिया था जिसमें कि उनको वो फैसिलिटीज करना चाह रहे थे, कभी हमें अड्डे दिए जाए या कोई ऐसी हमें दिया जाए हमारे फौजियों को। लेकिन इस सूरत में हाल में अब इंडिया जो है, अब चूंकि इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया है, तो इंडिया जो है वो भी जला बुना हुआ है, वो भी जाहिर आराम से नहीं बैठेगा, वो भी एक जख्मी सांप की तरह है, वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मुझे वैसे ज्यादा उम्मीद कम लग रही है कि ये जो हालात है वो कंट्रोल कर पाएंगे इस मौजूदा सेटअप के तहत या मौजूदा टीम के तहत। अब देखें ना, इमरान खान साहब जो बातें तो अच्छी करते हैं, जब भी तकरीर करते हैं बड़ी अच्छी करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी कोई शक नहीं है, जाहिर बात है फाइनेंशियली उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो बाकी उनके टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने देखो ना महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है सूबाई गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, ये ज़हन में रखिए, क्योंकि जो वफाकी है जिसके अंदर पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली है, गैस है, ये वफाक का मामला है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल की, वो सूबाई हुकूमत ने करनी है। अब सूबाई हुकूमत में जब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो ग्रिप ही नहीं कर पा रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है खास तौर पर, और उन्होंने फिर काम कैसे लेना उसे, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी ने करना है, और ब्यूरोक्रेसी का जो एतमाद है वो भी गेन करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका एतमाद आप खत्म करेंगे ना, कॉन्फिडेंस खत्म करेगा उनका, या उनका अपने ऊपर जो उनका होता है आए दिन ट्रांसफर्स करेंगे, तो उसके अंदर भी उनके ऊपर अनसर्टेनिटी रहेगी, बेयकीनी की कैफियत रहेगी, और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इनका सिलेक्शन जो है ऑफिसर्स का, वो सही सिलेक्शन नहीं है, अच्छा सिलेक्शन नहीं है, सही अफसर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अच्छा आदमी सिलेक्ट करके उसको काम करने दे, कम से कम साल तो रहे ना एक बंदा, तो वो वहां पे परफॉर्म करके दिखाए कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद नीचे जो टीम है, वो टीम जैसे मैंने पहले बताया कि सूबों से इसको एक्सचेंज करें, ट्रांसफर करें, पाक पंजाब से निकाल के उन लोगों जो पुराने बैठे हुए हैं दूसरे सूबे में भेजें, वहां से इधर लाएं, ताकि नए लोग इधर आएं और यहाँ पे आके उनका उस तरह का इंक्लिनेशन जो है अगर सियासी तौर पर किसी के साथ है तो वो ना हो। बिल्कुल। ये उस्मान साहब आपकी तरफ आता हूँ, हालात किस तरफ जाएंगे आने वाले 2 सालों में? को बेहतरी की उम्मीद लग रही है आपको? फिलहाल तो इस तरह की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। जिस तरह महंगाई, इन्होंने अवान साहब ने भी कहा कि महंगाई का एक तूफान बरपा है, और वाकई महंगाई है।
और महंगाई इतनी बढ़ रही है, आय रोज बढ़ रही है। इसकी इफेक्ट आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, डीजल की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी जो रोजमर्रा की अशिया होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल इस्तेमाल किया जाता है और जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उन वो भी किरायों में इजाफा करती हैं, और इस तरह ये चीजें जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह डॉलर आपको बड़ा इफेक्ट कर रहा है। डॉलर की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, आप इंटरनेशनल जो मायदे होते हैं, जो कीमतें आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, फिर यहाँ पर भी उन कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। इसी तरह तमाम जो सूरत हाल है, बिजली की कीमतें, जिस तरह IMF के इशारों के ऊपर बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो जो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, जो कारखाने बिजली के ऊपर चल रहे हैं, उनके अंदर जो चीजें बन रही हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। तो ये महंगाई जो है वो फिलहाल 2 सालों में मुझे लग नहीं रहा है कि कंट्रोल हो सकेगी। कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आखिरी साल शायद अवाम को कोई रिलीफ वोट हासिल करने के लिए, अवाम की जो है वो हमदर्दियां हासिल करने के लिए हुकूमत शायद को रिलीफ दे किसी न किसी तरीके से, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही है जिस तरह चल रही है। अभी IMF से इन्होंने मजीद किस्तें लेनी है, 3 किस्तें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। अभी मजीद जो जैसे आपको चौथी किस्त मिलती है तो उसके लिए IMF अपनी शराइत रख देता है कि ये हमारी शराइत हैं जी, ये चीजें आप बढ़ाएं, फिर आपको हम किस्त जारी करेंगे। हालांकि ये वही खान साहब है जिन्होंने कहा था कि मैं IMF के पास कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन आपने देखा कि वो IMF के पास भी गए, वो दीगर ममालिक के पास भी गए, वो जो कशकोल तोड़ने का जो वो ऐलान कर रहे थे कि मैं कशकोल तोड़ूंगा, किसी से जाके भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन वो सारा कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने किया, IMF के पास से भी गए, बाकी ममालिक से भी जाके उन्होंने मिन्नत तरले किए, पैसे मांगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब इतने सारे यू टर्न हो तो फिर आप कैसे इस सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएंगे और कैसे आवाम को मुतमईन करेंगे? आने सिर्फ हुकूमत के पास 2 साल का वक्त है और 2 साल पलटते झपकते निकल जाएंगे, समझ नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई में मजीद इजाफा होगा बजाय इसके कि कमी होगी, क्योंकि कमी की सूरत हाल किसी सूरत नजर नहीं आ रही है। उस्मान साहब मुझे ये बताएं, जो चौधरी निसार साहब के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर का डेजिग्नेशन उनको ऑफ़र किया गया या उनकी तरफ से ऑफ़र हुई है, तो समझते हैं अगर पंजाब के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त में की जाती है तो उसके को पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे? मुमकिन नहीं है। अगर जो निसार साहब आते हैं तो वो आखिर क्या तब्दीली लाएंगे? देखें, उनके बस में भी कुछ नहीं होगा। पहली बात है, जो निसार साहब अभी उन्होंने PTI में शामिल होना है, शामिल होने के बाद फिर देखा जाएगा कि उनको चीफ मिनिस्टर लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। अभी तो खबरें तो आ रही हैं, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि शायद इस तरह की कोई सूरत हाल या इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाएंगे। अभी वो PTI में शमूलियत के हवाले से सोच विचार कर रहे हैं। नून लीग के कुछ लोगों से भी उनका राब्ता हुआ है और उनसे भी उन्होंने मुशावरत की है, लेकिन हतमी तौर पर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया कि वो PTI में शामिल होंगे नहीं होंगे। अगर PTI में शामिल होते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद वो आखिरी साल जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर लग सकते हैं। इमरान खान साहब की नजर करम उनके ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर वो आते भी हैं तो फिर भी जो है इन मामलों को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस तरह या हमारे मौजूद जो आपके मेहमान हैं, इन्होंने ये फरमाया है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें। सूबाई हुकूमतें तब कर सकती हैं कि आप मसनूई महंगाई हो, लेकिन मुल्क में मसनूई महंगाई है नहीं, ये तो रियल महंगाई है। जब आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, तो महंगाई तो अल्टीमेटली इन चीज़ों में जो है वो उनमें उनकी कीमतें बढ़ेंगी और वो अवाम जो है वो मुतासर होंगे, डायरेक्टली मुतासर होंगे। फिर कोविड की वजह से जो हालात हैं वो भी इंतहाई अच्छे नहीं हैं। तो काफ़ी सारी सनतें हैं वो बंद हो चुकी हैं और काफ़ी सारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी हैं, जिनकी वजह से जो सैकड़ों लोग जो वो बेरोजगार, लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की एक लहर है, महंगाई की एक लहर है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ासकर जो इलेक्शन का साल होगा उस दौरान तो हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हुकूमत जो नारा लगा के इलेक्शन में आई थी, तमाम हमने देखा कि तमाम ये उसके बरक्स हुआ है। वो जो नारा था हुकूमत का कि हम ये इकदाम करेंगे, सारा उसके बरक्स किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है और आवाम से जो वादे किए गए थे कि वो किसी गैर मुल्की इदारे से फंड नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें फंड भी लिए, सारा कुछ किया। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि आवाम के जहन से ये जो वादे करके आए थे वो कैसे दूर करेंगे, अपने अपने जो आके उन्होंने यू टर्न लिए हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये एक बड़े चैलेंज है हुकूमत के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे? इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ।
मुझे ये बताएं कि चौधरी नसार साहब के बारे में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या उनमें कोई सदाकत है? और अगर चौधरी नसार साहब आते हैं और बहसीयत लेट सपोज़ वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा संभाल लेते हैं, तो क्या हालात को कंट्रोल कर पाएंगे? या जो 3 साल में बिगड़े हुए मामलात है, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरा, इम्तियाज़ साहब इसके साथ मुझे ये भी बता दें कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब साहब का काम है। चीफ़ सेक्रेटरी किसके अंडर आता है? वो सीएम पंजाब के अंडर आता है। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो जज्बा, वो जोश जो होना चाहिए लोकल लेवल के ऊपर, क्योंकि एसी-डीसी लेवल ने महंगाई को कंट्रोल करना है। लोकल मार्केट जो आपकी कंट्रोल में है, वो उनके लोकल मार्केट के अंदर से महंगाई की आवाज़ें बहुत ज़ोरों शोर से आवाम की तरफ से आ रही हैं, तो वो तो एसी और डीसी ने कंट्रोल करना है। उनकी कमांड एंड कंट्रोल पंजाब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने देखनी है। तो ये हायरार्की में समझते हैं कि कोई खलिश है या कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे? कि पहले तो जो निसार साहब के हवाले से बात कर जी कि उनका काफ़ी इम्कान है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनको कोई हुकूमती ओहदा जो है ना तो वो लेना चाहेंगे इस स्टेज पे, और ना ही उनको शायद मिले। उनको मुझे लगता है सियासी कोई ओहदा मिलेगा और उनको कोई सियासी टास्क दिया जाएगा पंजाब के हवाले से कि वहाँ पे वो अपनी तंजीम साजी करें पीटीआई की, और उसके अंदर वो अब देखिए उनका एक इन्फ्लुएंस तो है ना, पीएमएलएन के अंदर बड़ा अरसा वो रहे हैं, वो आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहे हैं हमेशा, और उनके वहाँ पे असर सुख तो काफ़ी है, और एच सोनियन भी हैं वो, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनका है, क्योंकि उनके तलकात जो हैं आपने देखा कि जनरल ज़िया के ज़माने से हुकूमत में चले आ रहे हैं और वफाकी वजीर रहे हैं, तो इस लिहाज से उनके हाथ से ये सारा कुछ निकला हुआ है। तो उनको सियासी टास्क का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई दिया जाएगा टास्क, और उनको सियासी ओहदा दे के मे बी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या ऐसा कोई ओहदा दे के उनको जो है वो कहा जाएगा कि वो इसको पार्टी को मुनज़्ज़म करें, और वो मेरा ख्याल खुद भी नहीं चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर बने, और ना ही उनको शायद बनाया जाएगा इस स्टेज पे। लेकिन ये है कि अब ये एक जो अलीम खान का इस्तीफा है, ये बड़ा एक आप कह लें कि इसके पीछे बड़ी चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल इसमें एक पहलू ये भी नजर ये एक इंडिकेट करता है कि भी पंजाब में कुछ होने वाला है बहरहाल एनीवे। तो एक तो ये आ गया। अब रहा सवाल जी महंगाई का कंट्रोल, तो महंगाई का कंट्रोल मैंने गुजारिश की है कि ये करना है किसने, एसएचओ ने करना है, ये करना है प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने करना है, ये बल्दियात के जो अदारे हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे करना होता है, उनके ऊपर एसपी बैठा होता है, उधर दूसरी तरफ डीसी बैठा होता है, डिप्टी कमिश्नर बैठा होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो ब्यूरोक्रेसी का हेड है सूबे के अंदर ना, और उसके बाद वो रिपोर्ट करता है किसको, चीफ मिनिस्टर। तो अब चीफ मिनिस्टर जो है अगर अभी तक कंफर्टेबल नहीं है किसी चीफ सेक्रेटरी के साथ, आप देखें कितने बदल गया है ना। इसी तरह आईजी जो है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहे, आईजी भी 5 के करीब तो बदल गया, 5-6 के करीब। तो अब ऐसी सूरत में जब एक मैं समझता हूँ कि इसमें एक ही हाल मुझे नजर आता है, और मैं ये बड़ी सिंसियरली अगर ये प्रोग्राम हमारा देखा जा रहा और इमरान खान साहब तक या वो जो रेलेवेंट लोगों तक जाता है ये हमारी बात, तो दूसरे सूबों से अफसर जो हैं इधर लाएं, इधर के अफसर उधर ले जाए, अगरचे उसके अंदर वो दूसरी चीज जरूर आ जाती है कि जब दूसरे सूबे से कोई अफसर आता है तो उसको थोड़ा लाके को समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। लेकिन बहरहाल चूंकि ये जो फेडरल कैडर होते हैं ना दोनों, खासतौर पर पीएसपी और पीएस, ये आदि होते हैं, ये मुख्तलिफ सूबे में इनको जाना भी होता है। तो इस तरह के करके तो इसको किया जाए तो मेरा ख्याल इससे कुछ बेहतरी आने की इम्कान है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो सूबाई वजीर हैं, वो सूबाई वजीर बजाय बयानात देने के उनको चाहिए कि वो अपने अपने महकमे को कंट्रोल करे। देखें ना, जैसे बल्दियात का वजीर है तो वो बल्दियात को बेहतर करे ताकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये जो अदारे हैं वो ठीक काम करे। इसी तरह जो वजीर जो है, वजीर कानून है, वो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को देखे कि सही तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रही या नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन उसको भी वो देखता है जनरली, क्योंकि वजीर दाखिला के तौर पर वो काम कर रहा होता है आमतौर पर वजीर कानून जो है। तो इसी तरह वजीर सेहत है, वजीर खुराक है, ये अगर काम सही करें तो चीफ मिनिस्टर का काम करने का बहुत थोड़ा रह जाता है। मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर जो है उसने तो ओवरसी करना होता है ना, उसने हर चीज में निटी ग्रिटी में नहीं जाना। यही सूबे और वफाक के अंदर है फिर कि जो वफाकी वज़रा है अगर वो अपना सही काम करे और अपनी रेलिवेंट जो ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनसे वो सही तरीके से काम कर सके, आपस में इत्मीनान कायम करें। अच्छा, एक ये फैक्टर है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी है ना, जो सरकारी अफसर है वो डरे हुए हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करते हुए डरते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हुए डरते हैं, किसी जगह पे वो उन्होंने अपना कोई आप कह लें कि अपनी पावर जो इस्तेमाल कर दी होती है
जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसमें भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कल का फायर बैक हो जाए तो उनके खिलाफ रेफरेंस बन जाए, उनको नेब में जाना पड़े, FIA के पास जाना पड़े। तो ये चीज़ें जो है ये एतमाद साजी की बड़ी ज़रूरत है अफसरों के अंदर भी, क्योंकि अफसर जो है जाहिर बात है आपने देखा कि इस पीरियड के अंदर काफ़ी इसका शिकार हुए हैं, काफ़ी लोग जो है अरेस्ट भी हुए हैं और उनके केस भी चल रहे हैं। ठीक तो है, ये फैक्टर इम्तियाज़ साहब प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा। आखिरी 30 सेकंड में उस्मान साहब मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा मशवरा जो हुकूमत को देना चाह रहे हों कि 2023 के इंतखाबात में उनके लिए जो कारगर साबित हो। उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, हमारे मशवरों के ऊपर उन्होंने कब अमल करना है। और जिस तरह बहसीयत पाकिस्तानी कोई मशवरा दे दें गवर्नमेंट को। बस मशवरा यही दे रहे हैं कि जो गरीब बेचारे रह गए हैं उनको मजीद 2 साल उनका इस्तेसाल होगा। और गवर्नमेंट कर क्या सकती है, मशवरों के ऊपर अमल कब किया इन्होंने, और दूसरा यह कि गरीबों के लिए इन्होंने किया भी कुछ नहीं है। तो हमारी तो यही सोचते आ रहे हैं कि अल्लाह करे कि 2023 के इलेक्शन अच्छे हों, कोई नई जमात सामने आए जो गरीबों के लिए, जो बेरोजगार लोगों के लिए कुछ कर सके और उनका मदावा हो सके जो 5 सालों में इस्तेसाल हुआ है। ठीक, जो 5 सालों में इस्तेसाल हुआ है। इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ आखिरी 30 सेकंड में, बहसीयत पाकिस्तानी और एक आम शहरी होने के नाते, अवाम होने के नाते हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे 2023 के इंतखाबात के हवाले से? बड़ा सिंपल मशवरा जी, मैं ये समझता हूँ कि जो किचन कैबिनेट है इनकी, इमरान खान साहब की, उनके मशवरों से निकले बाहर, अवाम के साथ राब्ता करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का बराह रास्त राब्ता अवाम से कट गया है। अब वो सिर्फ अपनी कैबिनेट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी खास 2 4 5 जो करीब उनके लोग हैं उनके मशवरे पे चल रहे हैं। उनको चाहिए कि डायरेक्ट अवाम के पास जाएं, अवाम के मसाइल को जानें, अवाम की तकालीफ को देखें, फिर उनको एहसास होगा कि क्या हो रहा है नीचे, वरना सब अच्छा कहा जा रहा है ना। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है कि हुकूमत जो है उसको सही पता नहीं चलता ना, जब तक पता ना इन्फॉर्मेशन ना आए। तो ये मेरा मशवरा है जी उनको। बिल्कुल जी, अवाम के साथ रब्ता कायम करें, अवाम के साथ रब्ता बड़ा ज़रूरी है। हमारा वोटर जब वोट की पर्ची डालकर आता है, उसकी वोट की पर्ची में इतनी ताकत होती है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे को चुनकर ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी में भेजता है। उसके भेजने का मकसद ये होता है कि उसका मुंतखब करदा नुमाइंदा जो है वो उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा। लेकिन अभी मौजूदा हालात के अगर लीडरान की बात की जाए, हमारे MP MNAs हज़रात की बात की जाए, तो अवाम की हकूक़ की जंग लड़ते कुछ नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, जो मुंतखब हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs MNAs हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने अपने हलकों के अंदर चेक एंड बैलेंस रखें, अपने हलकों के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जो आपकी मार्केट कमेटीज़ हैं जो महंगाई को कंट्रोल करती हैं, जिनकी तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर कि आपके आज के सरकारी रेट ये हैं, उन रेटों को मुकम्मल तौर पर चेक करें और ये इस चीज़ को फोर्सली इंडोर्स करवाएं कि वो जो रेट्स हैं उन्हीं रेट्स के ऊपर चीज़ें बिकें। और अवाम, जब तक अवाम खुशहाल नहीं होगी, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जब जाएगी इंतखाबात में तो अवाम की तरफ से जो रिएक्शन है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का आएगा, क्योंकि यही अवाम है जिसके पास आपने जाना है। तो अगर आप अपने हुकूमती टेन्योर के अंदर इस आवाम के पास जाते हैं तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा है। 3 साल के अंदर जो आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, ब्यूरोक्रेसी ने आपका साथ कहीं ना कहीं ये नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात को सोचने की ज़रूरत है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब एक नहायत अहम सूबा है। पंजाब के अंदर ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसकी अगर ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुन रही या ब्यूरोक्रेसी बात ना सुनने की अगर कोई और वजह है, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो पंजाब को खुद पर्सनली देखें कि हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे। जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। नाज़रीन, किसी भी सूरत ऐसा सोचना नामुमकिन है कि 2023 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बिल्कुल एक देखने को नया चैलेंज मिलेगा अगर वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम होती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।